नमस्ते दोस्तों। और मैं लेकर आ गई हूँ पार्ट 5 बुक नवविधान का, जिसे शरद चंद्र ने लिखा हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगली सुबह अविनाश आ पहुंचा। उस समय शैलेश हाथ मुंह धोकर अपने स्टडी रूम में चाय पीने जा रहे थे। घर में इस अपरिचित व्यक्ति को देखकर उनका हृदय बैठने लगा। पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक उषा का छोटा भाई था। उसने अपना परिचय देकर कहा, भाई साहब खुद नहीं आ पाए, दीदी को लिवाने मुझे भेजा है। अच्छी बात है, ले जाओ। यह कहकर शैलेश अपने कमरे में चले गए। वहां सुबह का नाश्ता सजा हुआ था, मगर सिर्फ एक प्याला चाय लेकर वह अपने आराम कुर्सी पर बैठ गए। बाकी सब कुछ वही पड़ा रहा। उसे छूने का मन नहीं हुआ। उषा के मायके से किसी को आकर उषा को ले जाना था, तो फिर अविनाश को देखकर चौंकने की कोई बात नहीं थी। और कोई आया है इसलिए उसे जाना ही होगा, ऐसी भी बात नहीं होती। हो सकता है अंत तक जाना ही ना हो। मगर इस विषय में सच क्या है, जाने बिना उनका मन कैसा हो गया, समझना कठिन है। आज सुबह क्षेत्र मोहन को भी आना था, मगर वह भूल ही गए या फिर किसी काम में फंस गए। अचानक यह आशंका सारी आशंकाओं पर भारी हो गई। अगर वह आ जाते तो जरूर कोई फैसला हो जाता, ये बहुत जरूरी भी है। अधैर्य की उत्तेजना में उन्हें यही डर लगने लगा कि कहीं वह खुद को संभाल ना पाए, कहीं खुद ही जाकर उषा से पूछ न बैठे कि कल क्षेत्र मोहन से उसकी क्या बातें हुई थी। शैलेश खुद पर विश्वास नहीं रख पा रहे थे। इस तरह बार बार घड़ी की ओर देखकर जब समय कट नहीं रहा था, तब दरवाजे का पर्दा हटाकर जिस व्यक्ति ने प्रवेश किया वह प्रत्याशित क्षेत्र मोहन नहीं थे, अविनाश था। शैलेश ने उसे देखकर एक पुस्तक उठाई। उनके शरीर में जैसे आग लग गई। अविनाश बैठने ही वाला था कि अचानक वहां रखे खाद्य द्रव्य पर नजर पड़ी तो कुर्सी थोड़ी दूर खींचकर बैठ गया। घर का मालिक उसका स्वागत करेगा, शायद यह उम्मीद उसे नहीं थी। मगर कमरे में आने का कारण तक जब शैलेश ने नहीं पूछा, तब अविनाश ने खुद ही बातचीत शुरू की। बोला, दीदी 2:30 बजे वाली गाड़ी में जाना चाहती हैं। शैलेश ने सिर उठाकर कहा, जाना चाहती है? क्यों, मेरी तरफ से किसी बाधा की आशंका है उन्हें? अविनाश अभी छोटा है, अचानक क्या कहे समझ नहीं आया। बोला, जी नहीं। दरवाजे के बाहर से चूड़ियों की खनखनाहट सुनकर वह और चिढ़ गए। बोले, नहीं, मेरी ओर से उनके जाने की मनाही नहीं है। अविनाश चुप रहा। शैलेश ने पूछा, तुम्हारे बड़े भाई के आने का सुना था, वो क्यों नहीं आए? अविनाश ने संकोच पूर्वक कहा कि वो तो मुझे भी नहीं भेजना चाहते थे। क्यों? अविनाश चुप रहा। शैलेश बोले, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें सारी बातें नहीं कही जा सकती, कहने का कोई फायदा भी नहीं है। फिर भी तुम्हारे भाई अगर पूछे तो कहना, इस मामले में उषा का कोई दोष नहीं है, गलती मेरी है। उसे यहाँ बुलाना ही मेरे लिए ठीक नहीं था। थोड़ी देर चुप रहकर बोले, मुझे लगता था कि पिताजी ने गलत किया। बहुत समय बाद जब समय आया सोचा अब उस गलती को सुधार लूंगा। तुम्हारी दीदी आई जरूर, मगर एक गलती 100 गलतियों जैसी दिखाई दी। इस बात का क्या उत्तर हो सकता है? अविनाश चुप रहा। उसी समय दूसरे दरवाजे से क्षेत्र मोहन ने प्रवेश किया। शैलेश ने देखा मगर थम नहीं पाए। कठिन वाक्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने भार से और कठिन होता जाता है। उषा पर्दे के पीछे खड़ी थी। उसी को लक्ष्य बनाकर उसे बातें सुनाने की उत्तेजना में ज्ञान शून्य होकर शैलेश कहने लगे, यह सच है कि मैंने कभी तुम्हारी बहन से विवाह किया था, मगर उसे सहधर्मिणी कभी नहीं कहा जा सकता। हमारी शिक्षा, समाज, धर्म कुछ भी एक जैसा नहीं है। जबरन उसे घर में रखकर अपने घर को शास्त्रों का गोदाम अगर बना भी दूं, तो मेरी इकलौती छोटी बहन दुख और शोक से मुझसे दूर हो जाती है। इकलौता बेटा गलत शिक्षा का उदाहरण बन जाए, यह मैं नहीं होने दे सकता। फिर भी मैं उससे कृतज्ञ हूँ कि जो बात मैं अपने मुंह से नहीं कह पाया, उसने खुद ही मेरा वह काम कर दिया। क्षेत्र मोहन विस्मय से देखते रहे। शैलेश शर्मीली प्रकृति के व्यक्ति हैं। ऐसी बातें कहना उनके स्वभाव के विरुद्ध है, मगर उन्मादों की तरह वह यह क्या कर रहे हैं? उषा का छोटा भाई लेने आया है, यह खबर क्षेत्र मोहन को मिल चुकी थी।
इसलिए अपरिचित व्यक्ति वही है, इसमें कोई संदेह नहीं रहा। उसी को ये सब कहा जा रहा है। क्षेत्र मोहन हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, देखिए, अपनी दीदी को यह बातें मत बताइएगा। अपरिचित लड़के ने दरवाजे की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बाहर खड़ी दीदी सब सुन रही हैं। बाहर खड़ी हैं? कहाँ? उस लड़के के उत्तर देने से पहले शैलेश ने स्पष्ट करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ क्षेत्र कि वो वहाँ खड़ी है। यह सुनकर क्षेत्र मोहन स्तब्ध विवर्ण हो बैठे रहे। उस दिन 2-3 घंटों के बाद जब अविनाश अपनी दीदी के साथ स्टेशन की ओर रवाना हुआ, तब सुमेन बुआ के घर पर, उसके पिता कॉलेज में और क्षेत्र मोहन हाई कोर्ट की बार लाइब्रेरी में बैठे थे। अगली सुबह चाय की मेज पर विभा ने पति पर कटाक्ष करते हुए पूछा, भैया क्या कर रहे थे, देखा तुमने? क्षेत्र मोहन बोले, देखा, हाथ में एक पुस्तक है, मगर असल में पछता रहे थे। यह काम तुम कब करोगे? कौन सा, पुस्तक या पछतावा? विभा बोली, पुस्तक तो तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे काम के लिए कह रही हूँ। क्षेत्र मोहन को यह बात चुभी, बोले, भाई को बुलाकर मायके चली जाओ, तब करूंगा। विभा का मन आज प्रसन्न था, वह नाराज नहीं हुई। बोली, शायद यह काम कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिंदुओं के जप तप और छुआछूत की विद्या मुझे बचपन से ही नहीं मिली। पत्नी की बातें सुनकर आजकल क्षेत्र मोहन भड़क उठते हैं, मगर आज क्रोध रोककर सहज भाव से बोले, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हें वह मौका नहीं मिला। अगर मिलता तो शायद तुम्हारे भाई के साथ इतनी बड़ी विडंबना आज नहीं होती। यह कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। भवानीपुर की सुशिक्षिता उसी लड़की से संबंध होने की कोशिश फिर शुरू हुई। सिर्फ विभा पति के डर के कारण खुलकर योगदान नहीं कर पाई, मगर सहानुभूति दिखाने में पीछे नहीं रही। कन्या पक्ष की ओर से निश्चिंत होकर क्षेत्र मोहन ने एक दिन शैलेश से सीधे इस विषय में पूछा। शैलेश ने यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए सहज भाव से कहा, जीवन का ज्यादातर हिस्सा तो बीत ही गया क्षेत्र, बाकी कुछ दिनों के लिए नया झमेला सिर पर नहीं लेना चाहता। सुमेन है, तुम लोग आशीर्वाद दो, वह जीवित रहे। इन झमेलों में मैं नहीं पड़ना चाहता। आदमी जब बिना कपट के बात करता है तो साफ समझ आती है। क्षेत्र मोहन को आज मन ही मन पीड़ा का अनुभव हुआ। इसके बाद से अक्सर अदालत से लौटते समय वह यहाँ आने लगे। घर में पत्नी नहीं है, संतान नहीं है, 3 नौकर मिलकर घर चला रहे हैं। देखते ही देखते घर की हालत ऐसी हो गई कि देखकर दुख होने लगा। 1 महीने के बाद क्षेत्र ने वही बात फिर कही, तुम तो जानते हो शैलेश, कोई घर पर ना हो तो जीना दूभर हो जाता है, खासकर बड़ी उम्र में। आज उमा भी थी। वह बोली, बुढ़े होने में अभी बहुत देर है और उससे बहुत पहले भाभी आ जाएगी। नाराज होकर कोई कब तक मायके में रह सकता है? यह कहकर उसने एक बार अपने भाई की ओर तो एक बार शैलेश की ओर देखा, मगर दोनों में से किसी ने उत्तर नहीं दिया। शैलेश का चेहरा अचानक बादलों से ढक गया, मगर उमा देख रही है। देखकर वह कुछ देर बाद बोले, वह कभी नहीं आएगी। उमा अपने विश्वास पर जोर देकर बोली, नहीं आएंगी, जरूर आएंगी, शायद इसी महीने आ जाए। भैया आ सकती है ना? उसका आना कितना कठिन है भैया जानते थे। जाने से पहले शैलेश ने जो कहा वह उसके भीतर बैठ गया। उषा कभी वे बातें भूल नहीं पाएगी, वह सोच भी नहीं सकते थे। बहू के प्रति शैलेश के पिता ने बहुत बड़ा अन्याय किया था। उसके लौट कर आने के बाद ईर्ष्यावश विभा ने उसका कितना अपमान किया, और उससे भी ज्यादा शैलेश ने किया उसके जाने वाले दिन। फिर भी हिंदू स्त्री की शिक्षा और संस्कार को उषा के मधुर चरित्र से मिलाने के बाद उसका यूं पति का घर त्याग देना क्षेत्र मोहन मान नहीं पा रहे थे। यह बात सोचकर जब भी उन्हें कष्ट होता, तब यह कहकर खुद को सांत्वना देते कि उषा ने अपने प्रति अनादर सहा था, मगर पति ने जब अपमान किया तो वह सह नहीं पाई। शायद इसीलिए इतने सालों बाद जब एक दिन उसे पति गृह से कोई लेने आया, तब जरा भी दुविधा, जरा भी अभिमान उसे नहीं दिखाया। चुपचाप बिना कुछ सोचे लौट आई। हिंदू स्त्री का धर्म आचरण के साथ संस्कार मुक्त क्षेत्र मोहन का कोई परिचय नहीं था।
अब अपने घर से तुलना करके और एक व्यक्ति के विश्वास की दृढ़ता और खुद को वंचित करने की शक्ति देखकर उन्हें अपना सारा समाज तुच्छ और शुद्र लगने लगा। वे मन ही मन कहते, सचमुच का कितना तेज तो हमारी किसी औरत में नहीं है। उन्हें लगता शायद यह सच्चा धर्म उनके समाज में चला गया है, जो विश्वास खुद को पीड़ा देने में पीछे नहीं हटता, श्रद्धा की गहनता दुख और त्याग में खुद को जांचती है। इतना विश्वास विभा में कहाँ है, उमा में कहाँ है? और भी कई औरतों को वो जानते हैं, मगर उसकी तुलना कहाँ है? यही अनुभूति कभी संकोच तो कभी उनके अंतर को परिपूर्ण करती रही, क्योंकि इन थोड़े ही दिनों में उषा ने अपने पति को कितना चाहा, यह बात उनसे छिपी नहीं थी। और फिर अगले पल ही जब लगता इतना सब कुछ होकर भी इतना कुछ घटा सिर्फ एक मुसलमान नौकर के कारण, जो चीज वे नहीं मानती, घर में उसी के पुनः प्रवेश ने ही उसको घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। दूसरा कोई कुछ भी करे, मगर भाभी को याद करके यह व्यक्ति विस्मय और शोक से अभिभूत हो गए। उमा प्रश्न करके चेहरे की ओर देख रही थी। उत्तर न पाकर चकित होकर बोली, हाँ भैया, बताया नहीं क्या? उमा बोली, वाह, मैं कह रही थी भाभी शायद इसी महीने लौट आएगी। तुम्हें नहीं लगता भैया? बहन के प्रश्न को टालते हुए क्षेत्र मोहन बोले, अगर ये मान लें कि वो नहीं आएगी, वो जब यहाँ नहीं थी तभी तो सब चल ही रहा था, अब भी चल सकता है, मगर इसलिए क्या दूसरा उपाय नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ। उमा को समझ नहीं आया, वह चुप रही। शैलेश उसके विस्मय से डूबे चेहरे की ओर देखकर बोले, उसका लौटना मुझे ठीक नहीं लगता उमा। वह मेरी विवाहिता पत्नी है, मगर मैं उसे सहधर्मिणी नहीं कह सकता। उषा की ओर इस अभद्र इशारे को समझकर क्षेत्र मोहन मन ही मन परेशान हो गए। बोले, हमारा तो धर्म ही नहीं है, फिर सहधर्मिणी की क्या जरूरत? इन सब बातों में कुछ नहीं रखा भाई, मैं तो घर चलाने की एक व्यवस्था करने की बात कर रहा हूँ। शैलेश विस्मय प्रकाश करके बोले, हमारा धर्म नहीं है? क्षेत्र मोहन बोले, कहाँ है दिखाओ। रोजगार करते हैं, खाते पीते रहते हैं, बस। हमारी सहधर्मिणी ना भी हो तो चलता है। पहले लोग श्राद्ध शांति, पूजा पाठ, व्रत नियम, धर्म इत्यादि में रमे रहते थे, उन्हें सहधर्मिणी की जरूरत पड़ती थी। हमें इन सब से क्या मतलब? शैलेश दुखी होकर बोले, बस इसलिए सहधर्मिणी, श्राद्ध शांति, पूजा पाठ? उनकी बात पूरी नहीं हुई, क्षेत्र मोहन बीच में ही बोल पड़े, यही बात है, इसके सिवा कुछ नहीं। तुम भी हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूँ, विदाउट ऑफेंस। पूजा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, छुआछूत करने की आदत भी हम में नहीं है। औरतों तो और भी हार्मलेस। हम सहज आदमी, अच्छे आदमी। हमें क्या करना है? 5-7 अक्षर की सहधर्मिणी लेकर छोटी सी स्त्री से ही हमारा काम अच्छा चल सकता है। तुम दया करके राजी हो जाओ, भवानीपुर वाले पीछे पड़े हैं। तुम्हारी बहन भी यही चाहती है, मेरी बात मान लो शैलेश। शैलेश गुस्से से उठ खड़े हुए बोले, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्षेत्र? यह सब देखकर उमा बेचैन हो उठी। क्षेत्र मोहन डर कर बार बार कहने लगे, नहीं भाई शैलेश, नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो तुमसे ज्यादा अपना किया है। शैलेश ने विरोध नहीं किया, सिर्फ चुप खड़े रहे। उस बात को ज्यादा ना बढ़ाकर क्षेत्र मोहन ने सोचा कि 5-7 दिनों बाद जब शैलेश का क्रोध और उत्तेजना शांत हो जाएगी, तब आकर उनसे भवानीपुर के विषय में बात करेंगे। यही सोचकर वो उमा को साथ लेकर घर लौट गए। मगर हफ्ता भी नहीं बीता था कि अचानक छपरा कोर्ट में एक मुकदमा लड़ने के लिए उन्हें कलकत्ता छोड़कर जाना पड़ा। जाने से पहले कन्या पक्ष और वर पक्ष की तरफ से विभा को आश्वासन दे गए कि केस जितना होपलेस लग रहा है, असल में उतना नहीं है। मछली चारे की ओर बढ़ रही है, अचानक फंस जाना विचित्र नहीं है। बहुत दिनों बाद आज पत्नी के साथ उनकी सहज बातचीत हुई। उमा से विभा को कुछ बातों का पता चला। बोली, मैं सोचती थी तुम उषा भाभी के परम मित्र हो, तुम भैया से विवाह की बात करोगे। महीने पहले ये बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्षेत्र मोहन बोले, महीने पहले मैं क्या सोच सकता था, मगर अब सिर्फ सोचना ही नहीं है, उचित लगता है। उषा भाभी का मित्र मैं आज भी हूँ और हमेशा उनके लिए शुभकामना ही करूंगा, मगर जो हो नहीं सकता, होने का कोई फायदा नहीं, उसके लिए सिर क्या पीटना।
विभा ने व्यंग्यात्मक हंसी द्वारा पति को आघात मारकर कहा, तुम लोग पुरुष हो इसलिए शायद भाभी को समझने में समय लगा। मैं तो देखते ही समझ गई थी, उसके साथ हमारी निभ नहीं सकती। क्षेत्र मोहन बोले, यह तो मैंने भी देखा विभा, उन्हें खुद हट जाना पड़ा और उनको हम दोनों ने अलग अलग समझा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ और होता तो आज क्या होता, यह चर्चा बेकार है, मगर तुम्हारी यह बात मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। विभा बोली, छोड़ो अब उन बातों को। तप और हिंदू धर्म की ख्याति में जिस तरह लग गए थे, मैं तो डर गई थी। हम भी मुसलमान या ईसाई नहीं हैं, मगर खुद के सिवा सब छोटे हैं, उनके हाथ का छुआ खाने से जात चली जाएगी, इतना अहंकार क्यों? सिर्फ इस रास्ते के सिवा सारे रास्ते नरक में जाएंगे, ये धारणा उसके मायके में चल सकती है, मगर यहाँ नहीं। इसलिए तो पति के घर से उसे जाना पड़ा। यह बात ना तो पूरी तरह सच है न झूठ, इसलिए क्षेत्र मोहन चुपचाप पत्नी की ओर देखते रहे, उत्तर नहीं दे पाए। उसी समय उमा ने कमरे में आते ही पूछा, क्या भैया? विभा अपनी बात की पूंछ पकड़कर कहने लगी, सिर्फ अपनी जाति को बचाना ही क्या भाभी के लिए सबसे बड़ी बात थी? मान लो तुम्हारी शिकायत अगर सच हो, मेरे लिए भैया ने अगर उसका अपमान कर भी दिया, वैसा ही अपमान क्या उसके लिए तुमने मेरा नहीं किया? इसलिए क्या तुम्हें छोड़कर मैं मायके चली जाऊं? क्या तुम यही कहोगे? क्षेत्र मोहन बोले, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता। विभा बोली, कह भी नहीं सकते, मैं जानती हूँ। उमा से कहने लगी, तुम्हारे भैया अचानक एक नई चीज के पीछे पड़ गए थे। हिंदू धर्म के कट्टरपन की शिक्षा हमें नहीं मिली, मगर माता पिता से जो भी मिला वह इससे बहुत अच्छा था, सत्य था। फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे भैया की बड़ी इच्छा थी तुम भाभी से बहुत कुछ सीखो। बैठकर सुनने का समय नहीं है, मगर उनसे क्या क्या सीखा और क्या रह गया, तुम्हारे भैया को बताओ तो। यह कहकर दबी हंसी हंसती हुई वह बाहर चली गई। क्षेत्र मोहन चुप रहे। छोटी बहन के सामने पत्नी का यह ताना उन्हें ज्यादा ही चुभा, मगर उत्तर नहीं दे पाए। हिंदू कट्टरपन से वह लोग भ्रष्ट हैं, मगर औरतों की निष्ठा जीवन यात्रा की कल्पना उन्हें आकर्षित करती थी। इसलिए आंखों के सामने अचानक उषा के आचरण से आज सबके सामने उनका सिर झुक गया। इस वधू को केंद्र करके वह अपने रिश्तेदारों को उसकी शिक्षा और संस्कारों की प्रशंसा करते थे। आज वहीं उन्हें गहरी चोट पहुंची। उषा खुद ही अपने लिए जिम्मेवार है, उसकी गलती ने किसी और को स्पर्श तक नहीं किया, कर भी नहीं सकता। यह बात वो कहना चाह कर भी नहीं कह पा रहे थे। इसीलिए पत्नी के जाने के पश्चात उमा को सफाई देने के अंदाज में बोले, कट्टरपन कैसा भी हो ठीक नहीं होता, ये बात मैं अस्वीकार नहीं करता। हिंदू धर्म में भी यही कट्टरपन समाप्त होना चाहिए, मगर हम तो उनसे भी गए गुजरे हैं, यह मानना कोई गलती नहीं होगी। भैया भाभी की बहस में उमा हमेशा मौन रहती थी, इसीलिए विभा के अनुपस्थिति में भी वह मौन रही। उस रात छपरा जाने से पहले क्षेत्र मोहन ने विभा को बुलाकर कहा, मुझे लौटने में 4-5 दिन लगेंगे। इसी बीच भवानीपुर वालों से मुलाकात हो तो कहना, मैं शैलेश को मना लूंगा। विभा ने पूछा, तो क्या भाभी कभी नहीं लौटेंगी? शैलेश से उनकी गलती ज्यादा थी, तुमने ठीक कहा। जो शिक्षा इंसान को इतना संकीर्ण और स्वार्थी बना देती है, उस शिक्षा का मोल कभी कुछ भी रहा हो, अब उसका कोई मोल नहीं है। कम से कम हम लोगों में उनका पुनः प्रचलन करने का कोई अर्थ नहीं है। यह ठीक है, भाभी के व्यवहार में ही गलती थी और कुछ नहीं। अगर कुछ और होता तो घर छोड़कर नहीं जाती। अच्छा चलता हूँ। यह कहकर वे बाहर जाकर गाड़ी में बैठ गए। गांव का मुकदमा सुलटाकर लौटने में उन्हें 4-5 दिन के बदले 10 दिन लग गए। घर में घुसते ही पहली मुलाकात उमा से हुई। उसी ने बताया कि 2 दिन पहले शैलेश 6 महीने की छुट्टी लेकर फिर इलाहाबाद चले गए हैं और इस बार सोमेन का स्कूल छुड़वा कर साथ ले गए हैं। ऐसे अचानक क्यों? उमा बोली, पता नहीं, सोमेन को लेने आए थे, बोले तबीयत ठीक नहीं है। विभा भी आ गई। उससे क्षेत्र मोहन ने कहा, तबीयत ठीक कैसे रहेगी, मगर ऐसे ठीक भी नहीं होगी। और भी कुछ कहना चाह रहे थे, मगर उमा के वहां रहने के कारण चुप रहे। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक बाकी की वीडियोस और बाकी की स्टोरीज सुनते रहिए।